वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ का एक और जीएस का फुल लेंथ टेस्ट मैं आपके लिए ले आया हूँ, एकदम रियल एग्जाम जैसा जो 100 MCQ आने हैं। उसका तीसरा टेस्ट है। ऐसे ही और टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, उनको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सेशन देखते हैं। कह रहा है भारत का जो पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा बन रहा है, यानी डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बन रहा है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है ना, ये किस राजमार्ग पर बनाया जा रहा है, यानी कौन से नेशनल हाईवे पे इसको बनाया जा रहा है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है जो 4 प्रमुख मठ हैं, उनमें से कौन सा कह रहा है गलत है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। तो इनमें से जैसे आप देखेंगे, अगर आपको 4 मठ पता हो, जैसे मैं लिखूं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना। उत्तर में कहाँ पे? उत्तर में अगर मैं बात करूँ तो जोशी मठ आपने सुना होगा, उत्तराखंड है ना, जोशी मठ, बिल्कुल ठीक है भाई। उत्तर में जोशी मठ हो जाएगा या ज्योतिर्मठ कह सकते हो, ठीक। गुजरात में कालिका मठ है, जो कि पश्चिम में हो जाएगा कालिका मठ। गोवर्धन मठ हो गया उड़ीसा में आपका। पश्चिम में आपका दक्षिण की बात करें अगर, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पे? कर्नाटक में। ये गलत है, ठीक है। इसके बाद है कह रहा है कौन 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज नहीं है, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल, स्टील या इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज पता होगी, जैसे कोल है भाई, है ना, और सीमेंट है, स्टील है, और इलेक्ट्रिसिटी है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइज़र है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं आएगी इसमें, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं आती है। फिर है गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल फार्मूला क्या होगा, स्फेरिकल मिरर का फार्मूला क्या होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने ये स्फेरिकल मिरर का फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, है ना। v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती थी, v इमेज की डिस्टेंस होती थी, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती थी, f फोकल लेंथ हो जाता था। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनमें से कौन सा गलत होगा ये बताना है। यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में कई नाभिक होते हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स कंटेन मल्टीपल न्यूक्ली, ये गलत है। सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है उसमें, मल्टीपल नहीं होते, बाकी तीनों सही हैं। इसके बाद कह रहा है 1992 में जो बिहार में गया सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जैसे चितरंजन दास जी कह रहा है, उन्होंने इसको अध्यक्षता करी थी इस सेशन की, और ये पहला कांग्रेस सेशन था जो हुआ था। दोनों में से कौन सा सही है? तो आपको पता 1922 में CR दास ने करा था, ठीक है भाई, इन्होंने अध्यक्षता करी, पर ये पहला सेशन नहीं था। पहला कांग्रेस का सेशन तो 1912 में हुआ था, पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो 1912 में जब हुआ था, अध्यक्षता किसने करी थी? तो RN मधुलकर, इन्होंने करी थी, है ना। फिर ये कैग से संबंधित सवाल है कि कैग का इसमें से कौन सा प्रमुख कार्य है, ये बताना है। सरकारी राजस्व और करों की वसूली सुनिश्चित करना, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के खातों की जांच और लेखा परीक्षा करना, यानी सरकार का वार्षिक बजट तैयार करना, और वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों की जांच करना। यानी कैग का प्रमुख काम क्या है? ऑडिटिंग एंड एग्जामिनिंग द अकाउंट ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, है ना। ये उनके अकाउंट्स को देखता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 162 है, इसके अनुसार भारत में किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, है ना। तो मतलब राज्य के पास जो शक्ति है वो कहाँ तक की है कानून बनाने की, राज्य के नियमों में। यानी यह उन मामलों को विस्तारित है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यानी वहीं तक तो इसको शक्ति होगी जिस मामले में कानून बना सकता है। जैसे राज्य को शक्ति है हेल्थ में कानून बनाने की, पुलिस से संबंधित कानून बनाने की, और एग्रीकल्चर से संबंधित कानून बनाने की। तो जो उसका दायरा, उसके अंतर्गत ही वो कार्यकारी शक्तियाँ उसको दी गई। इसके बाद कह रहा है कौन सी नदी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी ट्रिब्यूटरी नहीं है कोसी रिवर की, ठीक है। गंडक, तोमर, सुन कोसी या लीखू।
तो सबसे पहले कोसी रिवर को पता होगा आपको, बिहार का शोक भी बोलते हैं, यानी सौरव ऑफ बिहार भी बोला जाता है ना, बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं। गंडक जो है, ये आपको पता होगा, गंडक गंगा नदी की सहायक है ना। गंडक गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है ना। कोसी की तो और ये सारी हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम डेट आपकी निश्चित ही जनवरी से बढ़ जाएगी, है ना। बचे हुए समय में जितना एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल हम देंगे टू द पॉइंट, उतना आप पढ़ के, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ के अपना उसकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे क्विज में और टेस्ट सीरीज में। पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, सबकी व्यवस्था है। अलग अलग भी चीज़ें लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगी, एक साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। 2500 रुपये में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगर, और हाँ, हमारे ऐप से भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से भी टेस्ट को लगा सकते हैं। लाइव रैंकिंग के साथ ये चीज़ मिलेंगी। वहाँ से भी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, वो भी आप कोर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रसिद्ध शहरों और राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो शहर हैं उनके बारे में पूछ रहा है। जैसे सिडनी, क्वींसलैंड और पर्थ ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े शहर हैं। सिडनी और पर्थ शहर है लेकिन क्वींसलैंड राज्य है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जबकि क्वींसलैंड एक शहर है और पर्थ एक राज्य है। सिडनी, क्वींसलैंड और पर्थ तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के राज्य हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला सही हो जाएगा। सिडनी है, पर्थ है, ये शहर है, और क्वींसलैंड एक स्टेट है। आप अगर देखेंगे उत्तर ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स है भाई, न्यू साउथ वेल्स जिसको आप बोलते हैं। क्वींसलैंड हो गया आपका, और साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, तस्मानिया हो जाता है आपका, विक्टोरिया हो जाता है आपका, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाता है ना। एक बार मैप देख लीजिएगा उसका, और इसकी राजधानियाँ भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एक बार इसका प्लीज़ मैप ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस 2022 के अनुसार कह रहा भारत में प्रजनन दर यानी टीएफआर क्या है भाई। भारत का टीएफआर क्या है? तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट इनमें से 2.0 कितना है? 2.0 या 2.0 कह सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। पूरी दुनिया 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। 2025 में इस दिवस का जो मुख्य विषय था वो युवाओं को जोड़ो था, और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया गया है। कौन सा? 11वां संस्करण। तो यहाँ पे आपको देखने को कौन सा सही मिलेगा? पहला और तीसरा सही देखने को मिलेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी थीम क्या रही है भाई? इसकी थीम क्या रही है? योगा फॉर वन अर्थ, है ना, ये नहीं, योगा फॉर वन अर्थ, ठीक है, वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला निम्नलिखित में से कौन से जिले उड़ीसा के मुख्य बॉक्साइट बेल्ट का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ मेन बॉक्साइट बेल्ट इन उड़ीसा? कालाहांडी, मयूरभंज, कोरापुट, गंजम, कालाहांडी, कोरापुट, कटक और पुरी। तो मुख्य बॉक्साइट बेल्ट का हिस्सा कौन है इनमें से? तो एक है कालाहांडी और कोरापुट। कौन? कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद कह रहे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? दिल्ली से दौलताबाद किसने कर दी थी राजधानी शिफ्ट? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने? तो ये किसने करी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भाई पहले दिल्ली से देवगिरी करी, और देवगिरी का नाम बदल के उसने क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर ये खनिज और जिले, कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। जैसे अभ्रक, सोना, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। बिहार जीके के कंटेक्स में सवाल है। अभ्रक आपको गया में मिल जाएगा, सोना आपका जमुई में हो जाएगा, चूना पत्थर कैमूर हो जाएगा, और ग्रेनाइट भागलपुर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थus के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या किस क्रम में बढ़ती है? अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट माल्थus थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इन व्हाट ऑर्डर डज द पॉपुलेशन इंक्रीज? तो ये भी आसान है, आपने पढ़ा होगा भाई माल्थus की थ्योरी की जनसंख्या जो है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है ना, जीपी में बढ़ती है, बल्कि रिसोर्सेज एपी में ही रहते हैं, है ना। जीपी में जनसंख्या बढ़ती है, मतलब 4, फिर आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसके बाद कह रहा है हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन जो है इसके द्वारा भारत के रैफल्स होटल को विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया। यह होटल भारतीय के किस राज्य में भाई? जो राफेल्स होटल हैं ये कहाँ पे हैं? तो ये राजस्थान में है भाई। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में आते हैं, बहुत ही एलीट क्लास, बहुत ही महंगे होटल्स में है ये, हम लोगों की औकात से बाहर कह सकते हैं। 1 मई 2025 से सभी नियामक अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य किए गए प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? Which institution launched Pravaha portal, which has been made mandatory for all regulatory application from May 1, 2025? तो करंट से रिलेटेड सवाल कह सकते हो आप इसको।
तो सभी नियामक अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य किए गए प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ आरबीआई ने करा है। किसने करा प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ? आरबीआई द्वारा किया गया है। कह रहा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस ब्रिटिश विधायी अधिनियम के द्वारा हुई थी भाई? सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट, रेगुलेटिंग 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर 1813 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हमने करी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। फेडरल कोर्ट की स्थापना करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से और स्थापना हुई थी 1937 को फेडरल कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1973। राजघाट बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच एक अंतरराज्यीय परियोजना है? राजघाट डैम प्रोजेक्ट इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है बिटवीन टू स्टेट। तो इनमें से किन दो राज्यों के बीच बना है राजघाट बांध परियोजना? तो एमपी और यूपी के बीच में। कहाँ पे है राजघाट बांध परियोजना? एमपी और यूपी के नीचे। अच्छा, कौन सी नदी पे है पूछ ले राजघाट बांध परियोजना? तो बेतवा नदी पे बनी हुई है। किस पे बनी है? बेतवा नदी पे, ठीक है। अच्छा, राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? दो तरह की है ना, एक माइक्रो एक मैक्रो। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे कि घरों और फर्मों का अध्ययन करना, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का अध्ययन करना यानी स्टडी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करना या किसी एक उद्योग के आर्थिक विकास का अध्ययन करना। तो यहाँ देखो मैक्रो मतलब बड़े कंटेक्स्ट में बात हो रही, तो पूरी इकोनॉमी एज अ होल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को पढ़ते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। दोनों में ये अंतर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जनसंख्या अनुपात क्या था भाई? 2011 की जो सेंसस, उसमें सेक्स रेशियो एक तरह से पूछ रहा है आपसे। तो आप देखेंगे भारत में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 943 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स में। कितनी? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की जो व्याख्या है उसके माध्यम से स्वास्थ्य का अधिकार, इसको जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है? यानी थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू हेल्थ बीन कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो भाई राइट टू हेल्थ राइट टू लाइफ के अंतर्गत आएगा भाई। अगर हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ ही तो हार्म होगी। तो ये आर्टिकल 21 में आ जाता है, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आएंगे। फिर कह रहा बिहार की भूमि पर जन्मे उस सूफी संत का नाम बताइए जिन्हें मखदूम उल मुल्क बिहारी, क्या मखदूम उल मुल्क बिहारी या मखदूम ए जहाँ की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है भाई? शेख बदरुद्दीन समरकंदी या नजीबुद्दीन फिरदौसी, शाह शोएब या शरफुद्दीन अहमद या आला मनेरी? तो यही है भाई, शरफुद्दीन अहमद या मनेरी, इनको मखदूम जहां बोला जाता है। कह रहा है कौन सा विकल्प प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सामान्य आकार को सही रूप में दर्शाता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द टिपिकल साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है इनमें से आपको बताना होगा। तो ये होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल। कितना? 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। फिर कह रहा सती प्रथा को समाप्त करने हेतु 1829 में बंगाल सती विनियमन अधिनियम किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? यानी विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इम्प्लीमेंटेड बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट? तो किसने करा था बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट को लागू? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला कह रहा है यमराज के सहायक माने भगवान चित्रगुप्त, इनका प्रसिद्ध हिंदू मंदिर किस भारतीय राज्य में है ना। चित्रगुप्त का मंदिर जो है ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा? तो भगवान चित्रगुप्त को समर्पित मंदिर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु में भी अगर बात करें तो कांचीपुरम जो है शहर, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये चोल राजवंश जो है उन्होंने बनवाया था इसको। फिर कह रहा है तांगलांगला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग में? तांगलांगला पास जो है वो कौन से नेशनल हाईवे पे? श्रीनगर लेह, मनाली धर्मशाला, लेह मनाली या चंडीगढ़ मनाली? तो तांगलांग दर्रा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? श्रीनगर लेह हाईवे पे, श्रीनगर लेह हाईवे पे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कह रहा है न्यूजीलैंड में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक माउंटेन लोकेटेड इन न्यूजीलैंड? माउंट किलिमंजारो, माउंट अरारात, माउंट फूजी या टोंगागीरो? तो न्यूजीलैंड में स्थित है आपका कौन सा ज्वालामुखी पर्वत? तो ये है आपका माउंट किलिमंजारो, नहीं ये तो तंजानिया में हो जाएगा, ये है टोंगागीरो। कौन है? टोंगागीरो। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। और माउंट फूजी ये तो आप सभी को पता होगा जापान में है भाई। और माउंट अरारत की बात करें टर्की में है, टर्की में। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में हो जाएगा, तंजानिया, ठीक है।
30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलनशील है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में घुलनशील है? पानी में, एथेनॉल में, मेथेनॉल में या सभी? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल इन तीनों ही में घुलनशील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कह रहा कौन सा कथन सही है? चैत्यास वर कंस्ट्रक्टेड इन बुद्धिज्म एज प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के रूप में बनाए गए थे। विहारास बौद्ध भिक्षुओं के निवास के उद्देश्य से बनाए गए थे। और स्तूप एक औपचारिक मकबरा है जिसका उपयोग बौद्ध संतों की पूजा के लिए किया जाता है ना। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 32 कह रहा है बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को समर्पित संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें अगस्त 2025 में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? तो IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता किसने प्राप्त की है अगस्त 2025 में? तो ये प्राप्त करने वाला है नेपाल। कौन है? नेपाल हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये पासेज और ये स्टेट है, मिलान करना है। अब जैसे काराकोरम पास ये पड़ेगा कहाँ? लद्दाख में कह सकते हो। माणा पास आप सभी ने सुना होगा, उत्तराखंड में माणा पास। कुछ भी नहीं पता था, अगर माणा पास उत्तराखंड पता होता तो B दिख रहा है 1 में, तो यानी आप A पे टिक कर देते हैं। भाई तूजू दर्रा ये हो गया मणिपुर में। तूजू कहाँ है? मणिपुर, बारालचना, हिमाचल प्रदेश। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूमध्य रेखी निम्न दाब पट्टी के सामान्य मौसम का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द यूजुअल वेदर कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट? ठीक है, तीव्र तूफान और तेज हवाएं, शीतल व हिमाच्छादित वातावरण यानी कूल एंड स्नो कवर्ड कंडीशन, शांत व स्थिर वायुमंडल, उष्ण तथा आर्द्र दशाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा शांत व स्थिर वायुमंडल, काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। DPSP के कंटेक्स्ट में है, कौन सा सही होगा? इनका स्रोत अमेरिका का संविधान है, ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 37 इनके कार्य और प्रयोजन को बताता है। इन्हें न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, तो DPSP के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो पहली चीज़ ये भाग 4 में है, ठीक है, और अनुच्छेद 37 इनके कार्य और प्रयोजन को बताता है, ये भी सही हो जाएगा। न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते, अमेरिका से नहीं लिया, ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 36 कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिए गए उपनामों में से कौन सा जोड़ा ऐतिहासिक रूप से नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज एंड देयर गिवन एपिथेट इज नॉट कंसिडर्ड हिस्टोरिकली करेक्ट? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, या मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, कश्मीर का अकबर काजी नजरुल इस्लाम। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कश्मीर का अकबर की बात करें तो जैनुल आबदीन कहा जाता है ना। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को, इनको नहीं, है ना, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कह रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, ये बताना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 में बिहार के पटना में हुई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमि धारक जो किसान है परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है और यह सहायता राशि हर 4 महीने में 2,000 की 3 समान किस्तों में दिया जाता है ना। मतलब हर 4 महीने में 4 महीने में 2,000 रुपये कहना दिए जाते हैं। तो यहाँ सही नहीं है, कह रहा है कौन सा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला नहीं सही है सर, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में तो हुआ, पर ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू करी गई थी। इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए भी। अगला देख लेते हैं। भारत में दरबार की गरिमा बढ़ाने के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा किस देश की परंपरा से प्रेरित होकर आरंभ करी थी? सिजदा और पैबोस किसने शुरू करी? पहले तो ये भी याद रखना, बलबन किस देश से प्रेरित होकर करी थी? तो ईरान से करी थी, है ना। किससे? ईरान से प्रेरित होकर, ठीक है, याद रखना। गयासुद्दीन बलबन जो है ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, याद रखिएगा। अब सिजदा किया गाना सुनाएंगे। सिजदा मतलब वो तो दंडवत प्रणाम करना, है ना। इसमें जितने भी दरबारी थे वो सुल्तान के सामने झुक कर घुटने टेक लेते थे। और पैबोज मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, मतलब झुक कर सुल्तान के पैरों को चूमना, ये सब, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। हाल ही में कटिहार जिले की गोगाबिल झील, कौन सी? गोगाबिल झील, इसको बिहार का नया रामजार स्थल घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद बिहार में अब 6 रामजार स्थल हो गए। कितने? 6 रामजार स्थल हो गए। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में कह रहा है कौन सा कथन सही है यहाँ पे, ये बताना है। कह रहा है एक्सियोम 4 मिशन नासा का चौथा निजी मानव अंतरिक्ष मिशन था।
जिसे एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले दूसरे नागरिक बन गए हैं, जो अभी हाल ही में देखा ना, करंट भी न्यूज़ में था, कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे पहला सही है कि एक्सियोम 4 जो है नासा का चौथा निजी मानव मिशन है, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले जो हैं ये शुभांशु शुक्ला की बात करें ये पहले हैं और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे हैं ना। राकेश शर्मा जो थे ये गए थे अंतरिक्ष 1984 में सोवियत संघ की जो सुयोज T11 थी उसके द्वारा अंतरिक्ष में गए थे, है ना, स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले शुभांशु शुक्ला जो हैं ये पहले ही हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। बिहार राज्य पे कह रहा है स्थित वन्यजीव अभ्यारण्यों के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में है। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है। कौन सा गलत है यहाँ पे। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, सभी कथन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 42 कह रहा है इनमें से कौन सा द्वीप भारत की प्रमुख या भारत की मुख्य भूमि से एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज से जुड़ा हुआ है, जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया था। Which of these island is connected to the Indian mainland by Asia's first vertical lift railway sea bridge, which was recently inaugurated in India? कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो ये आपका पम्बन आइलैंड सुना होगा ना, पम्बन आइलैंड। भारत ने भाई 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में करा इसको ना, पम्बन पुल का उद्घाटन मोदी जी ने करा था, आपने देखा बहुत न्यूज़ में था ही। तो याद रखिएगा इसको, पम्बन द्वीप। भारत ने मार्च 2025 में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस देश को हराकर जीता भाई। Which country did India defeat to win Asia's Women कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल। तो ये किसको हराया है, ईरान को हराया है। किसको हराया है, ईरान को हराया है। अगला कह रहा है उमंग एप्लीकेशन का जो पूरा नाम है वो क्या है, जिसे भारत सरकार ने 2017 में नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में लॉन्च किया था। तो इस उमंग एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जा सकता है। पृथ्वी के आंतरिक कोर की संरचना मुख्यतः किन तत्वों से बनी, कह रहा है। जो इनर कोर है पृथ्वी का वो किससे बना हुआ है, पिघली चट्टान और खनिज से, गैसी हाइड्रोजन हीलियम से, तरल लोहा निकिल से या ठोस लोहा निकिल से। तो किससे बना हुआ है ये बना है आयरन और निकिल से। किससे बना हुआ है कोर, आयरन और निकिल से, ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा ना अर्थ का स्ट्रक्चर, सियाल यानी सिलिका एल्युमिनियम, सीमा यानी सिलिका मैंगनीज, नाइफे या निफे कह सकते हो निकिल और आयरन, है ना। वन स्थिति 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य या राज्यों में से पहले स्थान पर कौन है ना। वन और वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले टॉप 4 स्टेट्स कौन से हैं ये आपको बताना होगा। तो बताओ भाई, शीर्ष 4 राज्य में पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है जहाँ पे वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे राजस्थान है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1885 में फिरोज शाह मेहता और KT तेलांग के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने करी थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। फिर कह रहा है एक जहाज एक मध्य रेखा के साथ उत्तर दिशा में 555 किलोमीटर की यात्रा करता है। जहाज ने अक्षांश में कितने डिग्री दूरी कह की। अ शिप ट्रेवल 555 किलोमीटर नॉर्थवर्ड along a meridian. What is the distance covered by the ship in terms of degree of latitude? ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है सवाल, है ना। कुल दूरी कितनी तय की है, कुल दूरी 550 किलोमीटर तय करी है, कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको ये नहीं आएगा कि 1 डिग्री जो लैटीट्यूड होता है, 1 डिग्री लैटीट्यूड, अगर हम मेरिडियन के टर्म में चलें तो उसकी डिस्टेंस होती है कितनी, 111 किलोमीटर, है ना। 1 डिग्री लैटीट्यूड 111 किलोमीटर, डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात, तो 5 डिग्री आ जाएगा आपका, है ना। तो ये याद रखेगा 1 डिग्री लैटीट्यूड जो होता है ना, 1 डिग्री लैटीट्यूड अगर हम मेरिडियन के टर्म में देखें तो 111 किलोमीटर होता है ना। कितना होता है, 111 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस समूह की सीमा या किस समूह की सभी नदियां बिहार में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फ्लो नॉर्थवर्ड इन बिहार। सोन, पुनपुन, क्यू, गंडक, कोसी, पुनपुन, फाल्गु, कोसी, सोन या कमला, बागमती, क्यूल। तो आप देखेंगे बिहार में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां एक सोन है, पुनपुन और क्यूल है। सोन, पुनपुन और क्यूल, ठीक है। फिर कह रहा है प्राकृतिक अम्लों और उनके स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा, बताना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल एसिड एंड देयर सोर्सेज।
बेंजोइक एसिड मानव मूत्र में पाया जाता है कह रहा, ऑक्सैलिक एसिड पालक में, मैलिक एसिड गेहूं में और फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में। गलत कौन सा है? गलत बहुत आसान है। मैलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, इन सब में। गेहूं में तो भाई स्टार्च है, ग्लूटेन होता है, ये सब है ना। मैलिक एसिड गेहूं में कहाँ से हो जाएगा? तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं इसमें से कौन सा गलत है, ये आपको पहचानना है। हाजीपुर शहर और बिहार के वैशाली जिले का मुख्यालय है और ये केले व लीची की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? हाजीपुर शहर। प्राचीन काल में हाजीपुर को उक्काला, क्या है? उक्का कला, माफ कीजिएगा, उक्का कला इसके नाम से जाना जाता है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर किस नाम से लॉन्च किया है? बाय व्हाट नेम हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट प्रोसेसर? नाम क्या रखा है? सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस। तो बताइए क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है विक्रम 3201। क्या है? विक्रम। अब भाई नाम रख लेना विक्रम, और 32 है तो 3201, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। कह रहा है पूर्वी भारत के पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाला डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज करेक्ट? ठीक है। सबसे पहले धर्मपाल के पौत्र देवपाल को पाल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल शासक बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के अनुयायी थे और पाल वंश की स्थापना 700 ईसा पूर्व में गोपाल ने की थी। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो पाल शासक हैं बौद्ध धर्म, मतलब पाल शासक बौद्ध धर्म की महायान जो परंपरा थे उसके अनुयायी थे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बाकी धर्मपाल नहीं, देवपाल जो थे ये पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में माने जाते हैं। कौन? देवपाल, ठीक है। और वहीं वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये राजा भट्टारक जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और पाल वंश की स्थापना 700 ईस्वी में नहीं 750 ईस्वी में हुई थी, गोपाल ने की थी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग उसके सही कार्य से मेल नहीं खाता है? जैसे वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए, अमीटर विद्युत धारा को नापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर विद्युत वाहक बल को नापने के लिए, मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस नापने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमीटर जो है इसका उपयोग हम करते हैं विद्युत आवेश को मापने के लिए या विद्युत विभव को नापने के लिए, है ना। विद्युत आवेश जो होता है या कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको नापने के लिए, ईएमएफ को नापने के लिए नहीं करते हम, तो ये गलत हो जाएगा। तो ईएमएफ को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एक होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, उसका इस्तेमाल करते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन 55 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट? मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ठीक है। कौन सा आपका आंतरिक ग्रह में नहीं आता है? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एक हो गया आपका जुपिटर, एक क्या हो जाएगा आपका? जुपिटर हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका सैटर्न। ये आंतरिक ग्रह में नहीं आता है ना। बाकी मरकरी, वीनस, मार्स, है ना, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अर्थ भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा। भारत की कौन सी पारंपरिक रंग नाट्य शैली कर्नाटक राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से महाकाव्य व पुराणों की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं यक्षगान के बारे में। कौन सा? यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। कह रहा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है, इसमें किस ऐतिहासिक आंदोलन की पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष को उजागर करती है? तो आनंद मठ किसने लिखा है? पहले तो याद रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये किसके बारे में बताती है? तो ये बताती है सन्यासी रेबेलियन के बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। आपको लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे बीपीएससी एईडीओ के बैचेस चल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम डेट आगे ही बढ़ेगी, जनवरी में नहीं होगी। तो जितना हम देंगे उससे पढ़ के पेड कोई से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, आराम से आप कट ऑफ क्रैक कर सकते हैं। इन नंबरों पे जानकारी ले सकते हैं पूरी तैयारी के लिए, या हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे भी ये सब आपको मिल जाएगा। अगले में कह रहा है अर्थशास्त्र में समग्र मांग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है इकोनॉमी में?
एग्रीगेट डिमांड रिफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी समग्र मांग से तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय से है। फिर ठीक समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड जो है, इससे तात्पर्य किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल आय से है। समग्र मांग में तात्पर्य किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल मूल्यह्रास से है, या किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल आय और व्यय दोनों से है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एग्रीगेट डिमांड क्या होती है भाई, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आप गुड्स एंड सर्विस में कर रहे हो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ना, किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं में कुल व्यय, भाई जो खर्चा हो रहा है वही समग्र मांग है। खर्चा आप तभी कर रहे हो जब जिस चीज़ पे डिमांड होगी आपकी, और डिमांड होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से राखीगढ़ी किस नदी से संबंधित मैदान में अवस्थित है भाई? राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये देखने को मिलेगा सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, राखीगढ़ी है कहाँ, जिला पूछे तो हरियाणा में है भाई। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्राई में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदा त्राई? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदा त्राई के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है ना। ये तीन वेद मिलके बनते हैं वेदात्रय। ठीक है, मानव शरीर में एरियोलर संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? क्या काम है इसका भाई? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना, हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ना, या त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ना और आंतरिक अंगों को सहारा देना, या वसा को संग्रहित करना और गर्मी को संरक्षित करना। तो संयोजी ऊतक का मेन काम है कनेक्ट करना स्किन को, टू कनेक्ट द स्किन टू द मसल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू इंटरनल ऑर्गन, यानी त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ना और आंतरिक अंगों को सहारा देना। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भूटान को भारत से अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैली सेपरेट भूटान फ्रॉम इंडिया? तो भूटान को भारत से अलग करने वाली जो घाटी है वो कौन सी है भाई? तो भूटान को भारत से अलग करती है चुंबी वैली, आपने सुना होगा चुंबी घाटी। ठीक है, कौन सी? चुंबी घाटी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नागी डैम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड विच बिकम अ मेजर अट्रैक्शन फॉर माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग विंटर? तो ये कौन है भाई? तो ये है आपका कहाँ पे? बिहार में है ना। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है। फिर कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जनजातीय या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई? Under which article of Indian Constitution are tribes or tribal communities recognized as ST? ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है भाई? तो ये हमें दिया हुआ है आर्टिकल 342। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 342 में दिया हुआ है, याद रखिएगा। और 340 तो आपको पता ही होगा भाई, पिछड़े वर्गों के संबंध में जो आयोग की स्थापना होती है ना, उसकी बात करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सैलेडो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की किस पर्वत श्रृंखला में भाई? ओजस डेल सैलेडो ये साउथ अमेरिका की किस पर्वत श्रृंखला में है? तो बहुत ही आसान है भाई, साउथ अमेरिका में आपने एक पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है। कौन सी है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला भाई। रॉकीज तो नॉर्थ अमेरिका में है ना, रॉकीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। और यूराल पर्वत आपको बताइए भाई रशिया में हो जाएंगे। एटलस आपका कहाँ पे है भाई? एटलस आपका इधर अफ्रीका में पड़ जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः ऊपरी मिट्टी में पाया नहीं जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट जनरली फाउंड इन द टॉप सॉइल? खनिज तत्व, विघटित जैविक अवशेष, पौधों की जड़, या चट्टान की आधारशिला के टुकड़े? तो क्या नहीं पाया जाता है? फ्रेगमेंट्स ऑफ बेड रॉक या चट्टान की आधारशिला के टुकड़े। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर 2011 की सेंसस के हिसाब से देखें, भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये होगी आपकी बंगाली। कौन होगी? बंगाली। पहले नंबर पे क्या आती है? पहले नंबर पे लोग हिंदी बोलते हैं, दूसरे नंबर पे आपकी बंगाली देखने को मिलेगी, तीसरे पे अच्छा आपको देखने को मिलेगी मराठी, है ना। तो हिंदी, बंगाली, मराठी। केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे स्थित है? बहुत ही आसान है भाई, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी है, नन ऑफ दीज। तो केदारनाथ स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पे, बद्रीनाथ स्थित है आपका अलकनंदा नदी के तट पे, है ना। फिर कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है भाई? अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें, इंडिया की रैंक क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? तो इंडिया की रैंक अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखें तो 4th रैंक है। कौन सी रैंक है? 4th रैंक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के तराई क्षेत्र में स्थित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तराई रीजन ऑफ इंडिया? दुधवा, जिम कॉर्बेट, कान्हा या रणथंभौर? तो ये बहुत ही फेमस है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो आपका कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में। ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में पता होगा आपको, और कान्हा नेशनल पार्क ये एमपी में आ जाएगा भाई, और रणथंभौर राजस्थान में आ जाएगा। ठीक है। टीबी रोग के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? कह रहा है टीबी का अगर उपचार करना कौन सी दवा का उपयोग करा जाएगा? तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है 1950 में स्थापित योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश इन 1950? तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है पीएम। जो भी पीएम होगा वह इसका अध्यक्ष होता था भाई, है ना। जैसे अब इसको हटा के नीति आयोग 2015 में करा गया था, तो अब उसके भी जो चेयरमैन होंगे कौन होते हैं? पीएम होते हैं भाई। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? हु वाज द फर्स्ट डायनेस्टी, विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो आपने पढ़ा होगा भाई, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, है ना। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, यानी गुलाम वंश, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे? ममलूक डायनेस्टी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुंतखब उल तवारिक पुस्तक लिखी है? मुंतखब उल तवारिक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंतखब उल तवारिक है अब्दुल कादिर बदायूनी की। अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, ऑक्सीजन को किस आवृत और समूह में रखा गया? भाई ऑक्सीजन किस में है? तो ऑक्सीजन को किस में रखा है हमने? तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अगर आपको याद हो, एटॉमिक नंबर, भाई बचपन में पीरियोडिक टेबल ऐसे ही तो याद करते हो। एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर कितना उसका? 8 है। निकाल लो भाई, भाई ऐसे निकालते हैं ना, 2 6, तो आवृत 2 हो जाएगा। 2 आवृत आपको सिर्फ यही दिख रहा है, तो 2 आवृत और 16 उसका क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा, है ना। पीरियड 2 ग्रुप 16। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भाष के 13 नाटकों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 13 प्लेज एट्रीब्यूट टू भाष? कौन कौन सा है भाई? प्रतिज्ञ, युग धराणे, क्या है? प्रतिज्ञ, युग अंध्याराणे, नाम देखो इनके। फिर है स्वप्रवास वदत्ता, काल्पी महात्मा और अभिषेका। तो इसमें काल्पी महात्मा जो है ये आपका भाष का नहीं है। काल्पी महात्मा, ये काल्पी महात्म में जो है ये एक तरह से ब्रह्मांड पुराण है, उस पर आधारित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध पश्तून नेता अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी की उपाधि किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी की उपाधि कौन या किसके द्वारा दी गई थी? तो आमिर चंद बमवाल को किसने दी थी? आमिर चंद बमवाल, इन्होंने अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी थी। फिर कह रहे 51वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भाई 51st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, प्रस्तावना में संशोधन, न्यायपालिका प्रणाली में परिवर्तन। तो क्या था ये? तो ये था टू रिजर्व सीट फॉर एसटी इन सर्टेन स्टेट्स, है ना। 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1984 के थ्रू हमने ये चीज़ें करी थी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको पता होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा। प्रीएम्बल को भी हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड करा, है ना। जुडिशरी सिस्टम में तो बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आपको पता होगा 320 या 321 ऐसे ही जो है ये राज्याभिषेक होता है इनका। कई जगह 322 भी देखने को मिलेगा। अशोक का राज्याभिषेक की बात करें तो ये काफ़ी लेट होगा। अशोक का राज्याभिषेक 269 में कह सकते हो लगभग, है ना। और मेगास्थनीज का भारत आगमन ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही आ जाएगा, 304 ईसा पूर्व के आसपास। और अशोक की कलिंग विजय तो बहुत फेमस है, 261 BC, यानी 1324 हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 1 नंबर के सवाल है। इन टेस्टों से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें, एक टेस्ट और एक SCS के क्विज, अगर इसको आपने लगा लिया तो आपके 90 से 95% प्रश्नों की प्रैक्टिस हम इन्हीं से करा देंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसके अनुसार कह रहा है किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता अगर बनना है, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना है, तो क्या अर्हताएं होना चाहिए, क्या योग्यता आवश्यक है? कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, कम से कम 5 वर्षों तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो 165 के अनुसार ये कहता है कि कम से कम 10 साल वो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, है ना। हाई कोर्ट में जज रहे 10 साल, तब वो एडवोकेट जनरल बन पाएगा। फिर कह रहा 1565 में तलाईकोटा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ तलाईकोटा इन 1565 वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ तलाईकोटा जो है ये विजयनगर के हिंदू राजा बनाम 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तान।
इसका समय भी जरूर याद रखना। बैटल ऑफ तलाईकोटा 1565, किसके किसके बीच में? विजयनगर के हिंदू राजा बनाम 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तान। ठीक है, कौन कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेदार। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेदार। बिहार में विवाह समारोहों के दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिवार द्वारा कौन सा लोक नृत्य होता है ना बिहार में वेडिंग सेरेमनी के दौरान? घातो कीतो, बनवारा, डोमकच या झूमर? तो ये कौन सा होता है? डोमकच होता है, डोमकच। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब 1948 में पहला बजट प्रस्तुत किया गया तो उसके तुरंत बाद किस व्यक्ति ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और आगे चलकर देश के वित्त मंत्री भी बने भाई? जॉन मथाई, गोपालस्वामी अयंगर, लाल बहादुर शास्त्री या जगजीवन राम? कौन थे भाई जो रेल मंत्री के रूप में पहले बने और बाद में वो वित्त मंत्री भी बने? तो ये थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे फ्रांसीसी रत्न व्यापारी और यात्री जीन बपित्सा, इनके द्वारा भारत में अपने अनुभवों के बारे में लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है भाई? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय द फ्रेंच जेम मर्चेंट एंड ट्रेवलर जीन बपित्सा अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया? तो यह है ट्रैवल इन इंडिया। कौन सी बुक थी इनकी? ट्रैवल इन इंडिया। ठीक है, फिर कह रहे 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो हरिजन सेवक संघ 1932 में बना। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें अगर तो ये घनश्याम दास बिरला। कौन से? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, 86 देख लेते हैं। बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पे। कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय जनजाति के पास भारत के साथ म्यांमार देश की भी नागरिकता है भाई? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ट्राइब होल्ड सिटीजनशिप ऑफ बोथ इंडिया एंड म्यांमार? तो ये कौन सी ट्राइब है भाई? तो ये आपकी कोन्याक ट्राइब। कौन सी है? कोन्याक जनजाति। इसके पास भारत और म्यांमार दोनों ही की नागरिकता है। बल्कि आपको पता होगा हमारे संविधान में जो आर्टिकल 9 है वो ड्यूअल सिटीजनशिप पे बैन लगाता है, पर यहाँ एक्सेप्शन है। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये नागालैंड में है ना। नागालैंड जो है, आप अभी फैमिली मैन 3 देखना, नागालैंड का कोन्याक नागा जनजाति जो है इनके निवासी ये रहते हैं भारत म्यांमार की सीमा पर पड़ता है लोंगगांव, है ना, लोंगवा गांव पड़ता है आपका, लोंगवा गांव। यहाँ के लोगों को इस परंपरा के अनुसार अद्वितीय पारंपरिक व्यवस्था के तहत दोनों देशों को दी गई नागरिकता। किसको दी गई है? कोन्याक ट्राइब नागालैंड में है, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे है, लोंगवा गांव के पास, या लोंगवा गांव के लोगों को। कह रहा भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां दक्षिण पश्चिम तथा पूर्वोत्तर दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा होती है ना? साउथ वेस्ट भी, यानी साउथ वेस्ट मानसून भी होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी वर्षा होती है। दिल्ली, हरियाणा, एमपी, अंडमान निकोबार। तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार। और दोस्तों हमारे बीपीएससी एडीओ के पेड बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करिए। अब अगर नहीं करा है, स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ। डाउट ग्रुप भी मिलेगा इसमें। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना और कुछ नहीं लेना है तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। सिर्फ पेड क्विज चाहते हैं जिनमें सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल कराए जाते हैं और इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। पूरी तैयारी 2500 रुपये में आप एडीओ की घर बैठे कर सकते हैं। इन नंबरों पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से भी ये सब चीज़ें ली जा सकती हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस वेद में ध्रुपद राग के बारे में वर्णन है भाई? ध्रुपद राग जो है वो किस वेद में वर्णित करा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो ये सब हमें सामवेद में देखने को मिलेगा। ध्रुपद राग जो है किसमें? सामवेद में। 1969 में स्थापित स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कह रहा है भारत में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगी भारत में हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, बराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, बराक नदी अपनी धारा आगे बढ़ाते हुए भारत के किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? बराक रिवर कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है भाई? तो ये मिजोरम और असम। बराक नदी कहाँ बहती है? मिजोरम और असम में कह सकते हैं ना। निकलती कहाँ से भाई बराक नदी? इसका उद्गम मणिपुर से होता है भाई, है ना, मणिपुर से होगा। ठीक है, और फिर मणिपुर और नागालैंड की सीमा पे बहते हुए मिजोरम में प्रवेश करती है, फिर ये मुड़कर असम में चली जाती है। तो वैसे बेसिकली आप देखेंगे मणिपुर की पहाड़ियों से तो निकल ही रही है, नागालैंड से भी सीमा बनाती है और फिर मिजोरम और असम में बहती है। अगला देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ये याद रखना कि ये भारत और बांग्लादेश जो है उसकी सीमा भी पार कर जाती है ना। धातुओं में अशुद्ध पदार्थों के मिलाने पर उनकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। कह रहे इसका प्रमुख कारण क्या है भाई? है ना, इम्प्योरिटीज़ अगर हम ऐड कर दें मेटल में तो उनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है कि इसमें क्या होता है भाई? अशुद्धियाँ
क्रिस्टल जाल में अव्यवस्था उत्पन्न कर इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा डालती हैं, यानी द इम्प्योरिटीज कॉज डिसऑर्डर इन द क्रिस्टल लैटिस हिंडरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर कह रहे हैं नेपाल के साथ बिहार के कई जिले अपनी उत्तरी सीमा साझा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उन जिलों में शामिल नहीं है? सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर देयर नदर्न बॉर्डर विथ नेपाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग दम? तो कौन से भाई? तो बिहार के आप देखेंगे 7 जिले जो नेपाल से उत्तरी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक तो पश्चिमी चंपारण होता है आपका, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है ना। तो इसमें आपका कौन नहीं होगा? इसमें आपका जमुई नहीं होगा। तो ये ज़रूर देख लेना, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले जो लगते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। सुल्तान के शासनकाल के दौरान उसके प्रति वफादार 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया था? इसे चहलगानी या चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये किसने गठन करा था भाई चहलगानियों का? तो इल्तुतमिश ने करा था, इल्तुतमिश। ओलेस्ट्रा क्या है कह रहा है? ओलेस्ट्रा क्या होता है? एक प्रकार का चीनी विकल्प, आहार फाइबर, कैलोरी वाला खाद्य योजक या एक गैर शोषक वसा। तो नॉन एब्जॉर्बेबल फैट सब्सटीट्यूट है ये। ओलेस्ट्रा क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल फैट सब्सटीट्यूट। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की जो शिक्षा है बच्चों की वो दी जाएगी, अभिभावकों को देना मूल कर्तव्य भी है। तो बहुत ही आसान 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से हमने ये प्रावधान रखा था ना, याद रखिएगा इसको। हिमालय का कौन सा भाग सिंधु और सतलज नदियों के बीच है भाई? सिंधु और सतलज इनके बीच में कौन सा भाग है? कुमाऊं, नेपाल, असम या पंजाब हिमालय? ये वाला तो बहुत ही आसान है भाई। तो कौन सा हिमालय है भाई? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। हाल ही में बिहार में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा महिला फिडे मास्टर की उपाधि प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज ब्रॉट ग्लोरी टू द स्टेट बाय बीइंग अवॉर्डेड द टाइटल वुमेन FIDE मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? करंट अफेयर्स का सवाल है, जीतने वाली मरियम फातिमा जी हैं, मरियम फातिमा। इसके बाद कह रहे हैं हीलियम को निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है भाई? क्या कारण है हीलियम को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं? क्योंकि यह एक बहुत हल्की गैस है जो हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का तत्व है। यह एक गैर विषैली और अक्रिय गैस है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह अन्य तत्वों के साथ प्रयोगशाला परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह से भरा होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही कह रहा है। बाहरी जो इलेक्ट्रॉन शेल है पूरी तरह से भरा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। ऑक्टेट इसका पूरा ही नहीं हो पाया, इसमें बाहरी शेल में 2 हैं सिर्फ, तो इसलिए इनर्ट हो गई है ना। और भी है जैसे क्रिप्टन, जेनॉन है ना, पढ़ा होगा आपने। 1857 के विद्रोह के दौरान जहां मैं हूं वहीं जगदीशपुर का उद्घोष करने वाले वीर नेता कौन थे भाई? ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच ब्रेव लीडर डिक्लेयर वेयर आई एम देयर इज जगदीशपुर? तो कौन थे ये? तो ये तो वन एंड ओनली हमारे वीर कुंवर सिंह जी, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आई होप आपको मजा आया होगा, शानदार। ऐसे ही टेस्टों को और लीजिए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए, अपनी रैंकिंग जरूर देखिएगा। तो ऐप में लगाइए जाके, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिलेंगे विथ प्योर एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।